एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 TRE 5.0 जिस घोषणा हो चुकी है, आपका एग्ज़ाम इसी साल होना तय है। और ये हम सभी को पता है कि इसमें सीटेट क्वालिफाई मांगते हैं और आप सभी के पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने की। फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड अटैम्प्ट हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि आपको एक सीट गवर्नमेंट से लेनी ही है। सो तैयारी कर ले कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कर ले क्लियर और लग जाए प्रैक्टिस की ओर। अपना एक और मिनट वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही और अपडेट इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस के लिए। यहाँ आपको दिया गया है ये गद्यांश, जिसे पढ़कर आपको आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानव ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ओके, ये रहा आपका गद्यांश और आने वाले प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश पे बेस्ड आपको देने हैं। ओके, गद्यांश को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। जो आपसे पूछा जा रहा है बस उसी का उत्तर इस पैसेज से ढूंढ के दे देना है। ठीक है, अगर आप अपने तरीके से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें जो आपको बताया गया है बस वही ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन आपका इससे 1 है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, या फिर 4th ऑप्शन परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। ओके, इमेच्योरिटी को दर्शाते हैं। बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। ओके, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इन ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण विशेष्य का एक उदाहरण नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग या फिर मानव अस्तित्व। ओके, जो 4th ऑप्शन है मानव अस्तित्व, ये आपका उदाहरण नहीं है। ओके, 4th इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, आध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक। आपको बताना है कौन सा वाला सही है। जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका आध्यात्मिक, ये एकदम करेक्ट लिखा है। ओके, शुद्ध वर्तनी के फॉर्म में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अपनी कमियों को जान लें। ओके, जैसे कि हमें भी हमारी कमियों को जानकर ही आगे बढ़ना है और
क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर काम करना है, ठीक है। सो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो आदि मानवों के पास प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका नहीं था अकॉर्डिंग टू पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक, सांसारिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या फिर सांसारिक। सो पैसेज के स्टार्टिंग में ही ये जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि मानव के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये 3 पक्ष हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन। वे परिवर्तन जिन्हें उल्लेखनीय हो वे परिवर्तन ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो महत्वपूर्ण परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? सो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानवीय, लेकिन सुमानव नहीं होगा। ओके, मानवीतीत, मानवातीत, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से मानवन, ये भी गलत हो जाएगा। सो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा मानवीय और अमानव, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आदि मानव ने प्रगति नहीं कर सके वो किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में नहीं की? आपको बताना है कि आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की और किस क्षेत्र में वे नहीं कर सके अकॉर्डिंग टू पैसेज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भौतिक और आध्यात्मिक। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ने से पहले हमें ये पंक्ति पढ़नी पड़ेगी। ओके, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी से हमारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। सो पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर डायरेक्टली। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, समूह से भिन्न भिन्न युग्म है, प्रकाश, अंधकार, ठीक है, हार बिहार, सत्य का असत्य, जय का पराजय। सो इसमें हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हार का बिहार ये गलत है। ओके, हार का जीत होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर है कि अंधकार का प्रतीक नहीं है समाधान, बुराई, निराशा या फिर चुनौतियाँ। सो अंधकार का प्रतीक आपका समाधान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है? राह, प्रकाश, अंधकार या फिर सत्य? सो ऑप्शन नंबर 4 सत्य आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह के काम निकालना, हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना या फिर हर परिस्थिति में विजयी रहना। सो कविता के अकॉर्डिंग, कविता जो हमें दिया गया है ऊपर पैसेज, इसके अकॉर्डिंग राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इस कविता का मुख्य स्वर है? ओके, देशभक्ति, तमस, ओज या फिर श्रृंगार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला ऑप्शन, ओज या फिर ओजस। ओके, ये इसका मुख्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15, कविता के अकॉर्डिंग, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका स्वाभिमान बना रहना चाहिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में। ओके, सो यहाँ फिनिश हो गए हैं हमारे क्वेश्चन 15। ओके, सो अगर आपने चैनल पर अवेलेबल सीटेट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती हैं और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी की यह समझ कि वह विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर समाश्वासन है। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में, कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। सो आपको बताना है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में होते हैं और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों को कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति से किस रूप में जाना जाता है? ओके, सो आपके ऑप्शंस हैं भाषा अर्जन, परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति या फिर बहुभाषा शिक्षण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ओके, सो अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लास 7 की अध्यापिका जोड़ियों में यानी पेयर में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं जिसमें सभी पेयर को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करती हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करती हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुतलेख, पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख। सो क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पारस्परिक श्रुतलेख। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन। सो किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है तो बहुत ध्यान से पढ़ा जा रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बारीकी से पठन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। सो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान है आपका यह जानना कि
व्याकरणिक प्रश्न और तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक प्रश्न और तत्वों को कैसे किया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में भी। सो प्रैक्टिस करना, मॉक देना इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट की स्ट्रैटेजी पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती हैं। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती हैं और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती हैं। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। सेकंड ऑप्शन है कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। थर्ड ऑप्शन है तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। या फिर फोर्थ ऑप्शन की सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी भाषा सभी अधिगम के अंतर्गत आएंगी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जित की है, अर्जन के अंतर्गत आएंगी और अंग्रेजी भाषा आपकी अधिगम के अंतर्गत आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। कोझिकोडी एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ा सा भिन्न है, दोनों ही थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? यह दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मलयालम के दो प्रकार होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मलयालम को क्षेत्रीय बोली है और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि मलयालम की सामाजिक बोली है। सो वो एक पर्टिकुलर समाज में बोली जा रही है, इसलिए वह मलयालम की सामाजिक बोली है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, या फिर मातृभाषा घर की भाषा और हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, मातृभाषा घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा आपकी प्रथम भाषा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम को इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाना है। परिवार, संबंध, भावनाएं। सो ये शब्द जाल है, थीम आधारित शब्दावली है, शब्द समूह है या फिर समूह शब्दावली है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, थीम आधारित शब्दावली। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? इस विधि को कहेंगे आपका मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण या फिर संरचनात्मक उपागम। सो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। थर्ड ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, सेकंड है संज्ञानात्मक एकेडमिक भाषा निपुणता,
थर्ड है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। फोर्थ ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है, या फिर उन शिक्षार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने में सुधार लाने की ज़रूरत है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने में सुधार लाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा में व्याकरण होती है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है संकेत भाषा के बारे में जो सही ना हो। सो हम सभी कई बार ये नहीं वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, ये मिस कर देते हैं। इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत कराते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ओके, आनंद के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। अगर आप सभी यूपी पुलिस, बीपीएससी, सीटेट एंड ऑल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को एक बार विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, राइट। और इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे सीटेट में आने वाले हिंदी के टॉप 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिन्हें आप ऐसा एज अ मॉडल पेपर समझ सकते हैं। इसी बेसिस पे ही आपका पेपर छपता है, ओके, प्रिंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।